नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और इस बार लेकर आए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, एडजेक्टिव और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े ही इजी तरीके से। और यहां पर लिखा हुआ है, कहते हो मोर बेटर, तो हो जाओ सावधान क्योंकि मोर बेटर कहना पाप है। और क्योंकि आमतौर हम लोग क्या कहते हैं कि इट विल बी मोर बेटर, ही शुड बी मोर बेटर, कहते हैं कि नहीं, जबकि मोर के साथ बेटर नहीं आ सकता, बेटर के साथ मोर नहीं आ सकता, दोनों वर्ड साथ ही साथ नहीं जा सकते। बताएंगे क्यों नहीं जा सकते, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज एडजेक्टिव। तो भाई एडजेक्टिव यहां पर लिखे देते हैं और एडजेक्टिव होता क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि समझा था पहले के कुछ लेक्चर्स में, समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव होता क्या, जैसे कि समझ में आता है सभी की, हम लोग पढ़ चुके हैं डेफिनेशन क्या होती है एडजेक्टिव की, सभी लोगों को पता भी होगा। ऐसे वर्ड जो कि विशेषता बताते, दैट कैन क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। दो चीजों को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स। कौन कौन सी दो चीजें हैं? नाउन है और प्रोनाउन है, जिसको ये क्वालिफाई करता है। अब कई लोगों को लगता है कि सर क्वालिफाई करने का मतलब तो यही होता है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ईमानदार है, कोई सच्चा है, कोई झूठा है, यही तो क्वालिफिकेशन हुआ, यही तो क्वालिटी हुई, यही तो एडजेक्टिव्स हुए, इसके अलावा कोई एडजेक्टिव नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव वन पेन, या आई हैव अ पेन भी कह सकते हैं, टू भी कह सकते हैं, थ्री भी कह सकते हैं, राइट। अब यहां पर कोई पूछे कि एडजेक्टिव क्या है, तो कहोगे यहां पर तो अच्छा, बुरा, ईमानदार, झूठा, सच्चा कुछ है नहीं। इसका मतलब कोई भी एडजेक्टिव नजर नहीं आ रहा। सर बताइए एडजेक्टिव है क्या इसमें? एडजेक्टिव सिर्फ आप इससे समझिए कि ऐसा नहीं कि कोई क्वालिटी बताएगा, विशेषता बताएगा तभी। ये विशेषता या क्वालिफाई करने का मतलब दरअसल क्या होता है ये समझिए। मतलब ये होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो उसके बारे में सारी जानकारी दे दे, या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे दे, कोई ना कोई डिटेल्स दे दे, तो वही बन जाता है उसके लिए एडजेक्टिव। जैसे कि यहां पर पेन लिखा हुआ है और पेन को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, नाउन बना देंगे, क्योंकि ये नाउन है यहां पर। यहां पर हमने नाउन लिख दिया। अब इस नाउन के बारे में बता रहा है कि वन, राइट, वन, कितने पेन है? एक। यानी कि ये जो नंबर है ये इसके बारे में क्वालिटी यानी कि क्वालिफाई कर रहा है, या इंफॉर्मेशन बता रहा है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अगर बताता है, डिटेल्स बताता है, तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो वन यहां पर क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल। पूछा जाए कि यहां पर एडजेक्टिव क्या है, तो आप कहोगे सर यहां पर कोई भी एडजेक्टिव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब यही होता है, कोई ईमानदार है, कोई झूठा है, कोई सच्चा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई वीक है, कोई स्ट्रांग है, यही आपको एडजेक्टिव लगता है। लेकिन नहीं, यहां पर भी ऐसा सच यहां पर देख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल लिखा हुआ है। आपको देखना है कि एक वर्ड को समझना है, कि उसकी बारीकियों को समझना है कि किस वजह से आया है, क्या रोल प्ले करता है। तो इट यहां पर है क्या चीज बताएं? इट क्या है? प्रोनाउन। इट होता है प्रोनाउन। कैसे पता चला? ही, शी, इट, दे, यही सब तो प्रोनाउंस होते हैं। और वो प्रोनाउन कैसा है भाई? पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल। ये जो इट है इसके बारे में क्या कर रहा है? ये पॉसिबल है। इसका मतलब अगेन इट के बारे में बता रहा है कि ये क्या है? पॉसिबल है, ये संभव है। इसका मतलब यहां पर भले ही आपको एडजेक्टिव ना नजर आ रहा हो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पे पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ही तो यहां पर एडजेक्टिव है, राइट। तो भाई समझ में आया कि एडजेक्टिव को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। अब दूसरी बात हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, नॉन फाइनाइट वाला लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन इनफाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और उनका रोल जो होता है सेंटेंस में मेन वर्ब की तरीके से नहीं होता, क्योंकि ये पास्ट में अगर बात करें, फ्यूचर में बात करें, या प्रेजेंट की बात करें, ये टेंस के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होते हैं। मेन वर्ब तो चेंज होती है, लेकिन ये कभी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स दोस्तों मैंने बताया था तीन टाइप की होती। कौन कौन सी? इन्फिनेटिव सबसे पहला, दूसरा था पार्टिसिपल, और तीसरा था जिरंड। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चंस भी कराए होंगे मैंने, नहीं कराए हैं तो आप देख लेना एक्सरसाइज में, प्लेलिस्ट में खोज लेना कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एंड देन उसकी एक्सरसाइज आपको जरूर मिल जाएगी। क्योंकि मेरा ये काम रहता है कि सबसे पहले मैं चैप्टर लेके आता हूं, और चैप्टर के बाद उसको और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए क्या करते हैं, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए और आप कभी भूलो ना उसको। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जो एक टर्म कहलाता है पार्टिसिपल, उसका क्या मतलब होता है? पार्टिसिपल होता है जब हम लोग वर्ब से बनाते हैं एडजेक्टिव। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वर्ब से बनाते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि यहां पर इट इज पॉसिबल लिखा हुआ है, तो
पॉसिबल की वर्ब निकालने के लिए अगर कोई कहे कि पॉसिबल की वर्ब बताइए, आप नहीं बता पाओगे। रीजन क्या? या अगर हम कह दें कि ही इज गुड, से ही इज गुड। अगर हम कह दें कि अब इस गुड की वर्ब क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि पहले से एडजेक्टिव है, किसी वर्ब से नहीं बना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम लोग एडजेक्टिव बनाते हैं वर्ब से, या तो एनजी लगाकर या उसकी थर्ड फॉर्म लगाकर, और वो पार्टिसिपल कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म लगाकर बनाया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म लगाकर बनाया तो पास्ट पार्टिसिपल। हम ये सारी चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि एडजेक्टिव और क्या हो सकता है। जैसे I saw a flying monkey, राइट? देखिए भाई, I saw a flying monkey। अगेन यहां पर अगर पूछा जाए कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो आप कहोगे कोई भी एडजेक्टिव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छा, गोरा, बुरा ये सब नजर नहीं आ रहा। तो मैं कहूंगा अगेन आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतने देखने की जरूरत है कि कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में कोई ऐसा वर्ड जो उसकी खासियत को बता रहा हो कि वो कैसा है ये बता रहा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन बता रहा हो। तो मंकी यहां पर नाउन है, और वो नाउन के बारे में बता रहा है, ये टर्म उससे जुड़ा हुआ कनेक्टेड वर्ड है फ्लाइंग, यानी कि उड़ता हुआ। अगेन अगर ये उड़ता हुआ बंदर है, इसका मतलब उस मंकी, उस नाउन के बारे में खासियत बता दी, इसका मतलब ये बन जाता है एडजेक्टिव, राइट? यहां पे फ्लाइंग वर्ड क्या है? वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है ये? पार्टिसिपल। और कौन सा? क्योंकि आईएनजी लगा इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट? अगर हम कह देते कि हाफ कुक्ड फूड, एन अलार्मिंग सिचुएशन, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, तो यहां पर डेवलप्ड कंट्री में डेवलप्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। डेवलपिंग कंट्री में क्या? डेवलपिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि इसमें एनजी लगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप पूरा समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की तरफ कि एडजेक्टिव में क्या क्या, कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले कुछ पेयर की बात करेंगे, कुछ पेयर जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और सबसे पहला पेयर जो उसमें है वो ये है सम और एनी का पेयर, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कहां पर सम लगाना है और कहां पर एनी का यूज करना है। तो कोई मुझे बता सकता है? कीप ऑन गेसिंग, गैस करते रहे कि सम कहां पर लगता है, एनी कहां पर लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई हैव एनीथिंग टू आस्क यू, कहना चाहता है कि मेरे पास कुछ है आपसे पूछने के लिए। आई हैव एनीथिंग टू आस्क यू। और ये दूसरा लिखा हुआ है, यू कैन डू दिस विदाउट सम मॉडिफिकेशन। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिया। एक और लिखते हैं, आई डोंट have some problem। देखिए भाई, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाले में सम आएगा, कौन सा वाले में एनी का यूज किया जाएगा। और ये बिल्कुल बहुत ही आसान होता है, सेंटेंस को पढ़कर देखकर समझ में आता है कि कौन सा वर्ड कहां पर जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सम, कई लोगों का ये मानना होता है कि सम आता है पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंस के लिए, जबकि नेगेटिव अगर सेंटेंस हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, उसमें हमेशा एनी का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, बस आप इतना समझो, पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं। जैसे किसी ने पूछा, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आप कहां काम कर सकते हैं, है ना, यानी कि रिलोकेशन की बात करें कि आप कहां पर जा सकते हैं। क्या आप श्रीनगर में काम कर सकते हैं, जम्मू में काम कर सकते हैं, या आप बहुत दूर कहीं काम कर सकते हैं जहां पर जो सिचुएशन है वो बहुत ऑड है, आपके हिसाब से नहीं है। तो अगर आपको नौकरी चाहिए होती है तो हर मामले में आप क्या कहते हैं कि आई कैन वर्क एनीवेयर, कहीं भी काम कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि यस आई कैन वर्क समवेयर, नहीं, आई कैन वर्क एनीवेयर। तो क्या ये हमारा जो सेंटेंस था क्या नेगेटिव था इसलिए हमने एनी लगाया? नहीं, पॉजिटिव था। लेकिन जब भी आपको कोई का सेंस देना होता है तो एनी का यूज करते हैं, और जब कुछ का सेंस होता है ना तब सम का यूज करते हैं। आप जैसे यहां पर देखें, आई हैव एनीथिंग टू आस्क यू, क्या मतलब हुआ? मेरे पास कुछ पूछना है तुमसे, मेरे पास अच्छा कुछ है जो तुमसे पूछना है। कुछ के लिए क्या आता है? सम आता है। कोई नहीं, मेरे पास कोई है तुमसे पूछने के लिए ना, ये नहीं, किसी नहीं ना, कुछ का सेंस आ रहा है तो क्या लगा देंगे? समथिंग। ये पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ, कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा। आई हैव समथिंग टू आस्क यू। नेक्स्ट, यू कैन डू दिस विदाउट सम मॉडिफिकेशन। इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करो। आप ये काम कर सकते हो बिना किसी
अगेन बिना कुछ मॉडिफिकेशन के या बिना किसी मॉडिफिकेशन, क्या बोलोगे, कोई या किसी के लिए क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। तो यहां पर कुछ का सेंस नहीं आ रहा, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो क्या हो गया, यू कैन डू दिस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। सम यहां पर गलत होगा। अगला देखिए, आई डोंट हैव सम प्रॉब्लम, कहना ही चाहता कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। क्या बोलते हो हिंदी में, कैसे बोलते हो, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं कहते हैं, राइट। तो अब यहां पर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम का यूज किया जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि यहां पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। आपको देखना है कोई या किसी का सेंस आए तो आपको एनी लगाना है, कुछ का सेंस आए तो आपको सम का यूज करना है, राइट। अब इसमें आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए कि कहां पर सम लगाना है या कहां पर एनी लगाना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कपल ऑफ वर्ड, और नेक्स्ट यहां पर है बच्चों, दूसरी इंक ले लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है एल्डर वर्सेस ओल्डर का। एल्डर वर्सेस ओल्डर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और स्पोकन में, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा लोग यूज भी करते हैं। नहीं पता होता कि कहां पर एल्डर लगाएं, कहां पर ओल्डर लगाएं। आज पता चलने वाला है, देखते बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, केयरफुली। तो पहली चीज तो कि ओल्डर का यूज पर्सन, एनिमल, थिंग सभी के लिए किया जा सकता है, लेकिन एल्डर का यूज सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स, ओनली फॉर पर्सन्स। और वो भी कौन से पर्सन्स, खून के रिश्ते, राइट, खून के रिश्ते। खून रिश्ते नहीं, कई लोग इसमें रीजनिंग में जैसे खून के रिश्ते हम लोग पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशंस पढ़ते हैं, राइट। तो उसमें हिंदी में जब कभी बोलते हैं तो कहते हैं खूनी रिश्ते, खूनी रिश्ते नहीं, खून के रिश्ते। खून रिश्ते तो वो होगा ना जिन्होंने खून कर दिया किसी का, खूनी रिश्ते। तो एल्डर आता है पर्सन्स के लिए, और वो भी कौन से पर्सन्स होने चाहिए, ब्लड रिलेटिव्स होने चाहिए, राइट। तो चलो सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, शी इज माई ओल्डर सिस्टर। देखिए, शी इज माई ओल्डर सिस्टर, क्या आना चाहिए, सिस्टर, ब्लड रिलेशन, क्या लगा दें, एल्डर सिस्टर। अब फिर मैं कहूं दिस स्टैचू इज एल्डर देन दैट, this statue is elder than that. So again we are talking about statue that is non-living. Here in case non-living we are using, we have to use older not elder. क्या बोला मैंने भाई, समझ में आया होगा कि अगर हम यहां पर इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं और यहां पर स्टैचू की बात कर रहे हैं, मूर्ति की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लगाना पड़ेगा आपको व्हाट, ओल्डर। क्लियर हुआ भाई, कोई दिक्कत समस्या? अब ओल्डर एल्डर में फर्क समझ में आ गया ना। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Now the next is further और farther, further versus farther। फार का मतलब दूर, फर्दर का मतलब आगे का, राइट। तो फार से बना फार्दर, इसका मतलब ये आता है डिस्टेंस के लिए, जबकि ये आता है एडिशनल, अतिरिक्त जानकारी के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन, आगे की जानकारी के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए पर फर्दर का यूज करते हैं। जबकि फार्दर बना है फार से, यानी कि दूर से, दूरी के लिए यूज किया जाता है। अब हम सेंटेंस लिखते हैं, आप ईमानदारी से बताना, इंसाफ करके बताना कि यहां पर कौन से टर्म का हम लोग यूज करेंगे। जैसे लिखा है, पॉइंट ए इज फ्रॉम पॉइंट बी देन सी। पॉइंट ए इज फ्रॉम पॉइंट बी देन सी। तो अब यहां पर क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, आगे की जानकारी के लिए, या दूरी के लिए, दूरी के पर्पस में बात कर रहा है। तो पॉइंट इज फार्दर, राइट, फार्दर दूर है ना।
पॉइंट ए इज फार्दर फ्रॉम पॉइंट बी देन सी, राइट। अगला देखें, इफ आई से फार्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, ये देखिए भाई, फार्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, गलत लिख दिया ना मैंने, क्या हो जाएगा, आगे की जानकारी, आगे की इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, इसका मतलब फर्दर आ जाएगा, फार्दर यहां पर गलत था, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड ओवर देयर, राइट। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग दिस वन, लेटर वर्सेस लेटर। एक में देखो सिंगल टी है और एक में डबल टी है। इसको याद करना, इसको दिमाग में रखना बहुत ही इजी, क्योंकि जिसमें सिंगल टी है उसका मतलब होता है लेट से बना, लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर, राइट। और लेटर में डबल टी है, इसका मतलब 2 सेकंड, है ना। 2 से क्या याद है, सेकंड पोजीशन, इसका मतलब ये टाइम के लिए आता है, जबकि ये पोजीशन के लिए आता है, वो भी कौन सी पोजीशन, बाद वाली या सेकंड पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टर्म लेटर का यूज किया जाता है। चलो भाई, सेंटेंसेस हम लोग फॉर्म करने की कोशिश करते हैं इसमें से। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, ही केम हियर later or later than I। देखिए, कौन सा वाला, लेटर कहें या लेटर कहें, वो मेरे बाद आया, है ना। तो अब यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, मेरे बाद आया, टाइम के सेंस में आ रहा है, ही केम हियर लेटर देन आई, ये वाला दिस वन, और ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अगला देखें, इसी पेन से लिख देते हैं, थोड़ा सा विजिबल होगा ज्यादा, पिंक कलर का पेन। तो अब लिखा हुआ है, आई सॉ श्री राम एंड सीता जी, आई सॉ श्री राम एंड सीता जी इन माई ड्रीम्स, इन माई ड्रीम्स, फिर आगे लिखा है, और ध्यान ये रखें, इस वाले लेटर के साथ द जरूर लगाना, आर्टिकल द, राइट, जैसे हमने यहां पे लगा रखा है, द लेटर वॉज ब्यूटिफुल। अब देखिए, मैंने यहां पे एक सेंटेंस फ्रेम किया है कि आई सॉ श्री राम एंड सीता जी इन माई ड्रीम्स, द लेटर वॉज ब्यूटीफुल, और यहां पर मैंने जो स्पेलिंग यूज की है, और वो स्पेलिंग क्या यूज की है, सिंगल टी, इसका मतलब टाइम की बात मैं करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर टाइम की तो कोई बात करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमने 2 लोगों को, सीता जी को, श्री राम जी को देखा अपने ड्रीम में, और द लेटर वॉज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसके लिए आया है, सीता जी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पोजीशन को बताना चाह रहा है, सेकंड यानी बाद वाली पोजीशन, इसका मतलब कौन सा लेटर, एक्चुअली इसके 2 कह सकते हैं कि इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कई लोग इसको सेम समझते हैं, लेकिन दिस वन इज लेटर, लेट से बना लेटर, दिस वन इज लेटर, राइट। तो यहां पर लेटर वर्ड का यूज करेंगे, क्या कर देंगे, डबल टी लगा देंगे, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अलग कलर से कर देते ताकि विजिबल हो जाए, यहां पर हो जाएगा लेटर, राइट। ये विजिबल है या नहीं है, बिल्कुल विजिबल है, लेटर डबल टी वाला हम लोग यूज करेंगे, क्लियर। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा कि कहां पे आई विल टॉक टू यू लेटर, तो लेट से बना आई विल टॉक टू यू लेटर, फर्स्ट वाला, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज few versus little, few versus little। अगर पूछा जाए कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, बेसिक डिफरेंस बच्चे इसमें ये होता है कि ये आता है काउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल आता है
अनकाउंटेबल नाउन के लिए फ्यू आता है, काउंटेबल नाउन के लिए लिटिल आता है, अनकाउंटेबल के लिए। लेकिन इसमें एडजेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, जिसमें कभी कभी ए लगा देता है, ए फ्यू, ए लिटिल, कभी कभी द फ्यू, द लिटिल, और कभी कभी विदाउट एनी आर्टिकल यूज करता है। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पहले ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं कि इसमें, क्योंकि कई बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, कंफ्यूजन होता है, अगेन बार बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो बार बार पढ़ाने का मतलब यही है कि दिमाग में एक बार से कैद हो जाए बिल्कुल अच्छे से, आपको भूलने की जरूरत ना पड़े, हमेशा के लिए याद हो जाए। तो यहां पर लिख देते हैं भाई कि क्या डिफरेंस है। तो कभी कभी क्या होता है कि ए फ्यू कहता है, ए लिटिल कहता है, राइट। फिर क्या होता है, कभी कभी द फ्यू, द लिटिल, और कभी कभी इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाता, सिंपली क्या कहता है, फ्यू लिटिल। अच्छा, अगर पूछा जाए कि फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है तो क्या बताओगे? फ्यूअर क्या होती है? फ्यूअर, और दूसरी फ्यूएस्ट। जबकि अगर लिटिल की बात करें तो इसके केस में क्या होता है? लेस, लीस्ट। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो अब एक और एग्जांपल आपको बताएंगे, आप देखेंगे कि हम लोग जो अभी तक यूज करते थे गलत यूज करते थे, सही अब से यूज करना चालू करेंगे। पहले तो ये देखें कि ए फ्यू, ए लिटिल, विदाउट एनी आर्टिकल और दा लगाने का क्या मतलब होता है। जब आप ए लगाते हो तो उसका मतलब होता है दिस इज क्लोज टू, किसी के पास कुछ नहीं, देखो इसके पास कुछ नहीं, ना दा है ना ए है, तो इसका मतलब होता है नथिंग के बराबर, इट इज क्लोज टू नथिंग। और जब कुछ नहीं होगा तो सेंस कैसा जाएगा? नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में इसका क्या मतलब होता है? नथिंग के बराबर। जबकि अगर किसी के पास कुछ नहीं, हमने 1 रुपया अगर उसको दे दिया तो उसके पास कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ए फ्यू, ए लिटिल तब लगाते हैं जब हमें पॉजिटिव बात करनी हो, समथिंग के केस में, समथिंग इन ए पॉजिटिव सेंस, राइट। जबकि दा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि दा का मतलब, कई लोग कहते हैं जितना है उतना पूरा, ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं। कंफ्यूजिंग चीजों को याद मत किया करो, समझा मत करो, आसान तरीके से समझो कि हम किसी भी नाउन के पास दा कब लगाते हैं? जब वो रिलेटेड होता है, स्पेसिफाइड होता है, निश्चित होता है। तो जब भी हम किसी चीज को फ्यू और लिटिल के साथ निश्चित करना चाहेंगे तो उसमें आर्टिकल दा का यूज करेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है? रिलेटेड नाउन, रिलेटेड नाउन का यूज जब भी करेंगे तो द फ्यू, द लिटिल का यूज करेंगे जब उसमें हम फ्यू या लिटिल दिखाना चाहते हैं तब, राइट। तब इसमें द फ्यू, द लिटिल लगाएंगे। हमेशा हर एक नाउन में नहीं कि आपने द लिटिल, द फ्यू लगा दिया। जरूरत के हिसाब से, जैसा सेंस कहना चाहते हैं आप, जैसा सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हैं, वैसे आपको चीजों को यूज करना है, अंधी बिल्कुल नहीं चलानी, राइट। तो भैया पहला एग्जाम्पल इसमें से लिखते हैं हम, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। पहले तो ये एक बेसिक टाइप का स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस मैंने यहां पे लिख दिया जो कि लिटिल और फ्यू में से कनेक्टेड है। लिखा है लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, कहना चाहता है कि 50 स्टूडेंट से कम प्रेजेंट थे। और आमतौर पे हम लोग ऐसे ही बोलते हैं अपने अपने सेंटेंसेस को, और ऐसा लगता है सही साउंड करता है, टीचर्स भी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सही साउंड करता है, लेकिन यहाँ पे इट इज नॉट ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन की सही साउंड कर रहा है कि नहीं, इट इज ऑल अबाउट ग्रामर यूज इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विद द सेंस। अब यहां पर 50 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, ये होते हैं काउंटेबल स्टूडेंट्स। क्या हो गया? काउंटेबल। बहुत ध्यान समझना, काउंटेबल हो गए। हम यहां पर काउंटेबल के लिए लेस का यूज कर रहे हैं, जबकि लेस किससे बना है? लिटिल से। लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। देखो एक एक चीज फ्लो डायग्राम से बता रहे हैं। लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? लेस होती है। हमने यहां पर लेस यूज किया है, जबकि स्टूडेंट्स की बात हो रही जो कि काउंटेबल है।
इसका मतलब यहां पर लेस लगाना पाप है नदी किनारे, आप जानते हैं क्या है। तो यहां पर हो जाएगा फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, राइट। क्लियर है। एक और सेंटेंस यहां पर देखो इसी टाइप का। अब हम ए फ्यू द फ्यू की बात कर लेते हैं। जब भी यहां पे क्वांटिटी की बात होगी, से राइस की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, नॉलेज की, अनकाउंटेबल की बात हो रही, तो वहां पर लेस का यूज करेंगे, लिटिल या लेस का यूज करेंगे, वहां पर फ्यूअर नहीं लगा सकते। लेकिन यहां पर क्योंकि बात हो रही थी काउंटेबल नाउन की, इसलिए हमने यहां पर फ्यूअर का यूज कर दिया, राइट। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। लिखा हुआ है लिटिल नॉलेज is a very dangerous thing। देख, आप मुझे बताइए, कहावत है कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इस सेंटेंस में मैंने क्या गलती कर दी? लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। मैंने बताया था विदाउट एनी आर्टिकल, दा भी ना लगाएं, ए ना लगाएं, उसका मतलब होता है ना के बराबर, राइट, इन नेगेटिव सेंस। तो हम ये कहना चाहते हैं ना के बराबर नॉलेज खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है ना के बराबर नॉलेज। जब नॉलेज है ही नहीं तो खतरनाक कैसे होगी भाई? खतरनाक होने के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए ना, मतलब अधूरा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो आप कह रहे कुछ भी ज्ञान नहीं, इसका मतलब इस कहावत में कमी यह है कि यहां पर लगेगा ए। तो हम क्या बोलेंगे? ए लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। यकीन नहीं है तो आप गूगल करके देख सकते हो कि इस कहावत में ए लगता है या नहीं लगता। बिल्कुल लगता है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं जल्दी से। अगर मैं कहूं कि द मीटिंग could not be formed, the meeting could not be formed because a few members were available। देखिए क्या कहना चाहता है कि मीटिंग फॉर्म नहीं हो सकी क्योंकि कुछ मेंबर अवेलेबल थे। कहना ही चाहता है क्योंकि ना के बराबर मेंबर अवेलेबल थे, तभी यहां पे नकारात्मक सेंस आ रहा है। जैसे आपको नेगेटिव सेंस नजर आए और फ्यू या लिटिल लगा हो तो तुरंत करके क्या करना आपको, ए या जिसमें ए फ्यू है ए हटा देना, ए लिटिल है ए हटा देना। तो यहां पर ना के बराबर का सेंस आ रहा है, इसलिए यहां पर करेक्शन क्या रिक्वायर्ड होगा बच्चे? सिंपली यहां से ए हटा देंगे। तो क्या बोलेंगे? द मीटिंग कुड नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज फ्यू मेंबर्स वर अवेलेबल, राइट। अब आपने देखा कि ए का सेंटेंस हमारे पास हो गया, यू शुड हैव सम नॉलेज, यू शुड हैव अ लिटिल नॉलेज, है ना, अबाउट दैट। तो पॉजिटिव सेंस है तो आपको लगा देना चाहिए ए, अगर नेगेटिव सेंस है तो आपको विदाउट एनी आर्टिकल का यूज करना चाहिए। अब देखते हैं दा कहां पर आता है। दा वाला एग्जांपल, I want a little information you have in your mind। I want a little information you have in your mind। कहना क्या चाहता है? मुझे वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके दिमाग में है। जो आपके दिमाग में है वही उसी की बात कर रहा है, सब चीज की बात नहीं कर रहा है, जो आपके दिमाग में, यानी कि रिलेटेड टर्म है। जब रिलेटेड है, स्पेसिफाइड है, तो आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो यहां पर सिंपली करेक्शन क्या रिक्वायर्ड होगा? देखिए, आई वॉन्ट द लिटिल इंफॉर्मेशन यू हैव इन योर माइंड, राइट। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जो समझ में ना आए। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, एक एक बात को सुन रहे हैं, कुछ लोग बहुत भगा भगा के देखते हैं वीडियो, कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है देखने का। टाइम नहीं है तो फिर सीखोगे कैसे, है ना। अगर वाकई आप सीखना चाहते हो, यहाँ पर आपने विजिट किया है तो बने रहा करो। ऐसा नहीं कि शुरुआत में 20-25 स्टूडेंट्स आए या 30 आए, उसके बाद दिखाई दे रहे 10-11 बजते हैं, है ना। हाँ, अगर आपको लग सकता है, कई बार क्या होता है ना, कहते हैं अरे यार टीचर तो बोर कर रहा है। बेटा ये जो होता है ना,
जैसे हम लोग कहें कि ज़िंदगी का नाम हमेशा मनोरंजन नहीं होता। मनोरंजन अगर हर पल आपको चाहिए या मिल रहा है तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पर हो। सही रास्ता जो होता है, जो आपको सफलता की तरफ ले जाता है, वो कांटों से भरा होता है, यानी कि उसमें बहुत आनंद नहीं आता है। आनंद अगर आ रहा है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर नहीं हो, आपको सही रास्ते पर जाना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आप तब भी प्रयास करने में लगे हुए हो, जुटे हुए, इसका मतलब आप सही राह पर हो, सफलता की ओर हो, राइट। तो छात्र की जो लाइफ होती है, स्टूडेंट लाइफ, वो ऐसी होनी चाहिए कि हम पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें और मस्ती खेल कूद के टाइम पर सिर्फ खेल कूद ही करें और पढ़ाई पर ध्यान ना दें। जो भी काम करें, जिस भी टाइम करें, एक वक्त बना लें और उसमें किसी दूसरे काम को आप बिल्कुल फोकस ना करें। जिस काम के लिए बैठे वही काम टोटली वही, प्योरली वही होना चाहिए अपनी ईमानदारी से। बल्कि ये ना सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा है, कि हमारे पेरेंट्स नहीं हमारे पास है, हमारा भाई बहन हमें नहीं देख रहे, हमारे दोस्त यार नहीं देख रहे हैं, कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ। लेकिन याद रखना, एक कैमरा हमेशा लगा होता है, वो होता है ईश्वर का कैमरा, और उससे आप बच नहीं सकते, कोई नहीं बच सकता इनफैक्ट। तो ये ए लिटिल द लिटिल समझ में आया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये जो वर्ड है ना होल, ये कभी भी होल जब वर्ड आया करे तो मेक श्योर यू यूज आर्टिकल द विद इट। इसके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द होल थिंग इज दैट, वो कहावत सुनी होगी आपने, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया, राइट। कोई दिक्कत समस्या? और भी चीजें बताते हैं, जैसे दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करना होता है। चाहे तो ये आप आर्टिकल में पढ़ लो, चाहे आप एडजेक्टिव में पढ़ लो, क्योंकि कनेक्टेड है सारे के सारे चैप्टर जो है इंग्लिश के, वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप कहीं से भी ये ना सोचो कि हम कहीं ना कहीं खो गए हैं, हम नाउन में हैं या आर्टिकल में हैं या एडजेक्टिव में हैं। सारी चीजें तो कनेक्टेड है। कहीं भी मतलब चीजों को इतना ज्यादा अच्छे से तैयार कर लो कि कहीं भी आप हो, आप भटको नहीं, तुरंत लौट के वहीं अपने सब्जेक्ट पर आ जाओ। जैसे कि और कौन कौन से टर्म है जिसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं? वो है फॉर्मर, और कौन सा है? लेटर, अभी पढ़ाया था ना, जिनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, राइट। अच्छा, एक चीज और, एक वर्ड होता है लेटेस्ट और एक होता है लास्ट। लास्ट हमेशा अंतिम के लिए यूज करते हैं, यानी इसके बाद कुछ नहीं। जबकि लेटेस्ट लगाते हैं हम लोग जो रिसेंटली होता है, राइट। जो रिसेंट का होता है ना, उसके लिए लेटेस्ट वर्ड लगाते हैं, और जो अंत का होता है उसके लिए लास्ट वर्ड का यूज करते हैं। और इसके अलावा जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो ये दो टर्म है, फर्स्ट वर्सेस फोरमोस्ट। देखिए, फर्स्ट वर्सेस फोरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब पहला, जैसा कि सबको पता है, पहला। फोरमोस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अगर मैं कह दूं कि अशोक अपने समय के फर्स्ट राजा थे, है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे पहले राजा थे, हम ये कहेंगे कि फोरमोस्ट किंग थे। फोरमोस्ट यानी कि इंपॉर्टेंट अपने समय के, राइट। हाँ, तो उम्मीद है ये वर्ड कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यहां से डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव के डिग्री के कॉन्सेप्ट्स। होता क्या है, अभी तो हम लोग ने कुछ कॉम्बिनेशंस की बात की। होता क्या है कि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो डिग्री में से इसकी बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम डिग्री की बात करें तो कितने टाइप की एडजेक्टिव की डिग्री होती है ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा हुआ है गुड, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इसका मतलब अच्छा, राइट। कोई इससे भी अच्छा है तो उसको बोल देते हैं बेटर। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, राइट। जब सबसे अच्छा हो जाए उसको हम लोग बेस्ट बोल देते हैं। ये होता है सुपरलेटिव डिग्री, राइट। सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, अगर बैड की बात करें तो बैड पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद वर्स कंपैरेटिव, उसके बाद वर्स्ट सुपरलेटिव। टॉल की बात करें तो टॉल पॉजिटिव,
टॉलर कंपैरेटिव और टॉलेस्ट सुपरलेटिव। कई मामले में क्या होता है कि ER लगाकर या EST लगाकर उसका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता, बल्कि उसमें हम लोग को मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो पहले ये बात करें कि जो मोर और मोस्ट बनता है वो किससे बनता है? मैनी या मच कहलाता है पॉजिटिव डिग्री। इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और इसी की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। अगर हम इंटेलिजेंट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कहा यह जाता है कि अगर सेम सिलेबस का कोई वर्ड होता है तो उसमें ER या EST लगा देते हैं, लेकिन अलग अलग सिलेबल का वर्ड होता है तो उसमें हम लोग मोस्ट वर्ड का यूज करते हैं। वो आपको देखकर समझ में आएगा कि कहां पर हम लोग मोस्ट लगाएं, कहां पर मोर लगाएं और कहां पर हमें ER या EST का यूज करना है एडजेक्टिव के साथ। राइट? उसमें कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं। तो चलो भाई, इसकी हम लोग डिग्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेंटेंस वाइज समझेंगे। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे हमने थंबनेल में दर्शाया था आपको, यू शुड बी मोर बेटर। जल्दी से बताएं कि इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, क्या करेक्शन रिक्वायर्ड, जल्दी से बताएं। कंपैरेटिव डिग्री बेटर से बना दिया ना ER लगाकर, गुड से बेटर बना। तो जब कंपैरेटिव डिग्री बना दी है तो फिर से ये मोर लगाने की क्या जरूरत है? मोर हटेगा यहां पे। एक और देखिए, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। अगेन सुपरलेटिव डिग्री जब आपने बना दी EST लगाकर तो यहां पर अगेन उसको दोहराएंगे नहीं, यानी सुपरफ्लुअस यूज नहीं करेंगे। कभी भी लैंग्वेज में अतिरिक्त यूज नहीं किया जाता। हमारा कम से कम में जितना काम चल जाता है उसी को प्रेफरेंस हमेशा मिलती है। तो यहां से मोस्ट हटा देंगे। तो पहला पॉइंट बच्चों क्या निकल के आया कि नेवर यूज डबल डिग्रीज। डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री आपको कभी भी यूज नहीं करना। एक जब आपने यूज कर दिया दूसरी लगाने की जरूरत नहीं। पहला कॉन्सेप्ट निकल के आया। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। पहले सेंटेंस लिखते हैं। दूसरा, आई एम एज से आई एम 2 times as good as my friend। अब दूसरा, इसमें एक और एग्जांपल लिखते हैं। आई एम 2 times better than my friend। दोनों में से कौन सही लग रहा है आपको? आई एम 2 times as good as my friend, आई एम 2 times better than my friend। याद रहे, जब भी आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना की बात करनी हो, यानी जब आप कंपैरेटिव डिग्री को मल्टीप्लाई करते हो, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री को मल्टीप्लाई करते हो, तब आपको कभी भी इस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाना होता। राइट? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा वैलिड होता है किसके साथ? पॉजिटिव डिग्री के साथ। हो सकता है कि एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट में आपने ये वाला ना पढ़ा हो, कई लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखा गया आता हुआ। तो जब भी 2 times 3 times की बात होगी तो याद ये रखें कि कंपैरेटिव डिग्री का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। किसका होता है? पॉजिटिव डिग्री का होता है। तो अब यहां पर देखिए कि आई एम 2 times बेटर, यहां पर लिखा हुआ है 2 times 2 का गुणा कर रहा है किससे? कंपैरेटिव डिग्री से, जो कि मान नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। सही क्या जाएगा बच्चे? सही ये जाएगा कि आई एम 2 times अगर कह दिया तो ये मल्टीप्लिकेशन किस में होगा? पॉजिटिव डिग्री में होगा। इसलिए इसको जो कंपैरिजन करेंगे वो एज लगाकर करेंगे, ना कि हम यहां पर बेटर या देन लगाकर करेंगे। राइट?
तो आई एम 2 टाइम्स एज गुड एज माई फ्रेंड, ये वाला सही हो जाता है, सेकंड वाला गलत हो जाता है। क्लियर? तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, थर्ड वन लिखा है द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन नेपाल। देखिए, द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन नेपाल। अगेन यहां पर दिमाग लगाएंगे, यहां पर कोई नियम कायदा कानून लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग ये लगाएंगे कि एक जैसी चीज के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। अगर यहां पर कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन होता तो हम लोग सिंपली ये कह सकते थे कि इंडिया इज बेटर देन नेपाल, तो सही होता। लेकिन क्योंकि यहां पर बात हो रही है इंडिया की कंडीशन की, तो उधर भी बात होगी नेपाल की कंडीशन के लिए। सो द सेंटेंस विल बी, अब तीन चीजें हैं सही करने के लिए। द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ, या तो दैट ऑफ लगा दो, दैट ऑफ नेपाल, या दूसरा द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन द कंडीशन ऑफ नेपाल। सही करने का तरीका मैं बता रहा हूं, द कंडीशन ऑफ नेपाल, तो भी सही हो जाएगा। तीसरा तरीका लगा सकते हो, द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन के बाद लगा दो नेपाल्स। द कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन नेपाल, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो तो भी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच में किया जाता है, ये आप लिख सकते हो तीसरे कॉन्सेप्ट में, कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच में किया जाना चाहिए। पर्सन का पर्सन के साथ, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, एनिमल का एनिमल के साथ। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरा घर तुमसे अच्छा है, मेरा घर तुमसे अच्छा कैसे हो सकता है, मेरा घर तुम्हारे घर से अच्छा है। मेरा कुत्ता राजू से अच्छा है, नहीं मेरा कुत्ता राजू से अच्छा कैसे हो सकता है, मेरा कुत्ता राजू के कुत्ते से अच्छा है बाबा, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है कि सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट चले आते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है नो पर्सन इज एज गुड एज माई फादर। और नेक्स्ट है ही इज स्मार्टर देन एनी बॉय ऑफ हिज क्लास। देखिए, he is smarter than any boy of his class। तो यहां पर आपको बताना है दोनों सेंटेंस में क्या करेक्शन है। आप कहोगे सर हमें कोई भी करेक्शन यहां पर नजर नहीं आ रहा, दोनों ही सेंटेंस सही लग रहे हैं, लेकिन करेक्शन है बच्चों। वो करेक्शन क्या है देखते हैं। कोई भी पर्सन उतना अच्छा नहीं जितना कि मेरे पिताजी। कोई, जैसे आपने कहा कोई भी पर्सन उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरे पिताजी, तो मतलब ये हुआ कोई भी में मेरे पिताजी भी तो आ गए। कोई भी में से पिताजी को हटाना पड़ेगा तभी सही ढंग से कंपैरिजन होगा। तो हम ये कहेंगे कोई भी अन्य पर्सन, कोई भी दूसरा पर्सन उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरे पिताजी। तो कोई भी में से पिता को हटाने के लिए यहां पर हमें लगाना पड़ेगा अदर। नो अदर पर्सन इज एज गुड एज माई फादर। अब सही ढंग से हमने कंपैरिजन मेड किया। रटने की कोई बात नहीं है, अगर आपने समझ लिया बच्चे तो ये चीजें आपके फिंगर टिप पे हो जाएंगी और आपको कोई भी नियम कायदा कानून याद करने की जरूरत नहीं। जैसे आप एग्जाम में सेंटेंस देखोगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा इसने क्या गलती की है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो बशर्ते, शर्त यही है कि इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं है। ही इज स्मार्टर देन एनी बॉय ऑफ हिज क्लास। वो स्मार्ट है क्लास के किसी भी लड़के से, किसी भी में वो भी तो आ जाता है, किसी भी दूसरे लड़के से। तो ही इज स्मार्टर देन एनी अदर, यहां पर भी लगाएंगे ही इज स्मार्टर देन एनी अदर बॉय ऑफ क्लास। तो पता ये चला कि नो के साथ और एनी के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें हम लोग अदर वर्ड का यूज बिल्कुल करते हैं, श्योरिटी के साथ, मस्ट है। जब नो और एनी के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो अदर वर्ड लगाना ना भूलें, यही इसका कॉन्सेप्ट है। चले आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि कहता है, कौन सा था भैया, 4 हो गया, 5वां देखो। 5वां कॉन्सेप्ट यहां पर है। हमने लिखा यू आर गेटिंग गुड एंड गुड
यू आर गेटिंग गुड एंड गुड, गलती क्या है? अगर हम कहें तुम दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हो, या समय के साथ स्मार्ट होते जा रहे हो, समय के साथ खराब होते जा रहे हो, समय के साथ काले होते जा रहे हो, तो जब भी हम दो क्वालिटी का यहां पर यूज करते हैं, यू आर गेटिंग गुड एंड गुड डे बाय डे, ऐसे कहते हैं ना, टॉल एंड यू आर बिकमिंग टॉल एंड टॉल डे बाय डे, तो ये गलत हो गया। रीजन क्या है? जब भी हम समय के साथ कोई चीज किसी क्वालिटी में घटने का या बढ़ने का कुछ सेंस डालते हैं तो उसमें हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चे कि यहां पर गुड नहीं होगा, यहां पर बेटर होगा, और यहां पर भी बेटर टर्म का यूज किया जाएगा। राइट, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? यू आर गेटिंग टॉल एंड टॉल नहीं, टॉलर एंड टॉलर। तो ये समझ में आ गया आपको पांचवा कॉन्सेप्ट। चले आते हैं अपने छठे कॉन्सेप्ट की तरफ। लिखा है शी इज स्मार्टर देन वाइज। अभी तक हम लोग दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन यहां पर पर्सन तो एक ही है शी, लेकिन उसकी दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कहना ही चाहता है कि वह जो है वाइज होने से ज्यादा स्मार्ट है, स्मार्टर देन वाइज। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब क्वालिटीज दो हो जाए, हमारी पर्सन एक ही हो, तो कंपैरिजन ईआर लगाकर नहीं बनाते। ईआर गलत है यहां पर, है ना? क्या करना होगा, इसमें हमेशा मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म की जाती है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ नहीं, बल्कि यहां पर कहेंगे शी इज मोर स्मार्ट देन वाइज। अब सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो क्या समझ में आया? जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री जो फॉर्म करते हैं वो मोड लगाकर किया जाता है। ईआर वैलिड नहीं होता है। ईआर यहां पर घेरा लगा दिया हमने। राइट, कितने कॉन्सेप्ट हो गए हमारे पास? 6 हो गए। अगला देखते हैं, 7वां क्या है। 7th इज, हमेशा हम लोग अभी तक देन का यूज कर रहे थे कंपैरेटिव डिग्री के साथ, लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होता है कि देन गलत माना जाता है और देन की जगह पे हम लोग TO2 का यूज करते हैं। TO2 का यूज, कुछ वर्ड्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा हमें टू का यूज करना होता है। वो एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? बहुत ही आसान है, वो बताते हैं ट्रिक। पहले लिख देते हैं कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमें टू का यूज करना होता है, देन का यूज नहीं करना होता। सीनियर, जूनियर, प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर, एल्डर, प्रायर, इन सब के साथ। अच्छा, पहचान क्या है? ER OR पे खत्म हो रहा है। देखो, सुपीरियर, जूनियर, एल्डर। और इनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो जितने वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हैं ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही पाए जाते हैं। इनकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होती। अगर मैं पूछूं आपसे जूनियर की पॉजिटिव डिग्री बताओ, नहीं होती। कंपैरेटिव डिग्री में ही ये वर्ड्स यूज होते हैं, हमेशा बने ही ऐसे होते हैं, इसीलिए इनके साथ हमेशा टू वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आई प्रेफर टी देन कॉफी। आई प्रेफर टी देन कॉफी, तो क्या हो जाएगा यहां पर? टू कॉफी। I prefer tea to coffee. Next sentence. He is junior than me. यहां पे क्या क्वेश्चन होगा? He is junior than me क्या होना चाहिए? He is junior to me. राइट? तो ये हो गया 7वां कॉन्सेप्ट आपका, और बढ़ चलते हैं अपने 8वें कॉन्सेप्ट की तरफ। 8th वन बच्चों क्या होता है डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं बनता या उनका कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होता। रीजन क्या है? वो पॉजिटिव डिग्री में ही सुपरलेटिव का सेंस देते हैं, यानी एक्सट्रीम पे जाके। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं कि यू शुड बी मोर परफेक्ट, मैंने कहा कि आपको इससे ज्यादा परफेक्ट होना है। परफेक्ट का मतलब ही यही है कि अब उसमें कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का एक्सीलेंट हो गया, परफेक्ट हो गया, इंपॉसिबल वर्ड हो गया, आइडियल हो गया, चीफ हो गया, या अगर हम कहते हैं यूनिक हो गया। यूनिक का मतलब क्या? सबसे अलग, अद्वितीय, ऐसा कोई है ही नहीं।
तो हम ये नहीं कह सकते कि आप ये सबसे ज्यादा यूनिक है, मोस्ट यूनिक, मोस्ट भी नहीं लगा सकते। रीजन क्या है, यूनिक अपने आप में बिल्कुल अलग है, तो सबसे ज्यादा लगाने के लिए मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का सेंस इन वर्ड्स में पहले से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको कभी भी हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी इनका यूज नहीं बनता। कौन कौन से वर्ड्स है, अब देखिए यहाँ पे यू शुड बी मोर परफेक्ट, क्या करना होगा आपको, सिंपली आप यहां से हटा दोगे मोर, यू शुड बी परफेक्ट, राइट। तो कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनके साथ हमें पॉजिटिव डिग्री में ही यूज करना होता है, नो कंपैरेटिव, नो सुपरलेटिव, तो होता है सबसे पहले परफेक्ट, देन आइडियल, देन चीफ, यूनिक, एक्सीलेंट, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं इम्पॉसिबल, सुप्रीम, राइट। तो ये जितने भी टर्म्स हमारे पास हैं, परफेक्ट हो गया, आइडियल हो गया, चीफ हो गया, यूनिक हो गया, एक्सीलेंट हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, सुप्रीम हो गया, या इवन अगर हम कहें कि कोई अगर हम लोग शेप की बात करें, कोई चीज़ अगर सर्कुलर है से, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मोस्ट सर्कुलर या मोर सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर है तो उसमें कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम या ज़्यादा की बात ही नहीं होगी। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये हो गया एडजेक्टिव के सारे कॉन्सेप्ट। इसकी अगली जब एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे, अगले चैप्टर मिलेंगे, तो इसकी एक्सरसाइज पे नज़र डालेंगे, यानी कि इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसलिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज़ ना समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगली एक्सरसाइज लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।